गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे वीडियो नंबर 5 में, अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 में। इस पार्ट में अब हम जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा मैं आपको कुछ ना कुछ और नए कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स की जिससे कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको समझना है कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपए कैश है, ठीक है, वो आपने अपनी पॉकेट में रखा। अब अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये आपकी कैपिटल भी है और ये आपका कैश भी है। मतलब 1 लाख रुपए आपके पास कैश है, वही टोटल एसेट्स आपकी कैपिटल के बराबर भी है। अब आप क्या करते हैं, इसमें से 60,000 का एक मोबाइल आप परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं 60,000 का, तो आप क्या करेंगे, जो 1 लाख रुपए आपकी पॉकेट में था कैश, उसमें से 60,000 पे करेंगे मोबाइल के लिए। तो कैश का बैलेंस रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा, 40,000। और जबकि मोबाइल आपके पास आ जाएगा 60,000। तो अभी अगर आप उसे पॉकेट में रखते हैं तो आपकी पॉकेट में अभी भी टोटल एसेट्स कितनी की हैं, 1 लाख की। कैसे, 40,000 का कैश प्लस 60,000 का मोबाइल। तो यहां जो अब आपको पॉइंट समझना है वो क्या है कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो स्टिल कैपिटल अभी भी आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टोटल एसेट्स है 40,000 कैश का और 60,000 मोबाइल का, वो 1 लाख के बराबर ही है। मतलब आपकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो सिंपल अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एसेट्स दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, चाहे वो कैश में खरीद रहे हैं, चाहे वो हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको समझते हुए अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं जो इस तरीके से, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh. Number 2, he purchased goods on cash ₹40,000. He purchased goods on credit ₹20,000. He purchased furniture for ₹20,000. तो इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन इस तरीके से, इन द बुक्स ऑफ राम सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होगी, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh. अब इस ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है तो एसेट्स के नीचे एक कॉलम बन जाएगा कैश का प्लस 1 lakh। क्योंकि ये ऑनर ने लगाया तो ये उसकी कैपिटल भी है, तो इसलिए इज इक्वल टू लायबिलिटीज में तो 0 और कैपिटल में प्लस 1 lakh। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन कैश ₹40,000। तो इस ट्रांजेक्शन में आपको जो समझना है वो ये है कि गुड्स हमने कैश में खरीदे और बेसिकली इसमें क्या होगा, गुड्स हमारे पास आएंगे और कैश जाएगा। तो गुड्स जो हैं वो जनरली हम स्टॉक कह देते हैं उसको। तो स्टॉक में हमारा जो है 40,000 आएगा और कैश जो है वो आपका 40,000 जाएगा। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि कैश में से -40,000 और ऊपर ही एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा आपका प्लस स्टॉक करके, और उसके नीचे जो है प्लस 40,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0। और क्योंकि ये सिर्फ एक एसेट्स दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट हो रही है तो इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कैपिटल में 0। अब लाइन खींच के हम इसका टोटल करेंगे तो कैश का जो नया बैलेंस आएगा वो आएगा 60,000 प्लस स्टॉक का जो बैलेंस है वो आएगा 40,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 प्लस कैपिटल 1 lakh। और इसके लेफ्ट में हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। इन ट्रांजेक्शन ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो इस ट्रांजेक्शन में आपको जो समझना है वो ये कि गुड्स आ रहे हैं लेकिन अब हमने क्रेडिट में खरीदे उधार में।
तो देखिए, जब आप गुड्स उधार में खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर कर्जा है, और कर्जे को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। तो ये आपकी लायबिलिटीज को इंक्रीज करेगा। तो अब इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? सबसे पहले स्टॉक में जोड़ेंगे, प्लस 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज के नीचे एक कॉलम बना देंगे क्रेडिटर्स का, प्लस 20,000, और फिर प्लस कैपिटल में 0। फिर लाइन खींच कर टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है वो आएगा आपका 60,000। स्टॉक जो है वो इंक्रीज होकर हमारा कितना हो गया, 60,000। लायबिलिटीज के नाम पे क्रेडिटर्स हमारे 20,000, और कैपिटल जो है हमारे प्लस 1 लाख। तो लेफ्ट में इसके लिखेंगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। तो अब यहाँ पे आपको जो समझना है, फर्नीचर खरीद रहा है, यहाँ पर गुड्स वर्ड नहीं है, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, इसको फर्नीचर ही कहा जाएगा। तो जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एक नई एसेट्स आ रही है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरीके से शो करेंगे, कैश में -20,000, और असेट्स में ही स्टॉक के आगे प्लस फर्नीचर करके एक नया कॉलम बन जाएगा, उसमें नीचे लिखेंगे प्लस 20,000। क्योंकि एक एसेट्स दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट हो रही है तो इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लायबिलिटीज में 0 और कैपिटल में भी 0। अब हम इसका टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है वो आपका आएगा प्लस 40,000, स्टॉक का टोटल प्लस 60,000, फर्नीचर का टोटल प्लस 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारे 20,000 ही रहेंगे, और कैपिटल हमारी 1 लाख। और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो नीचे डबल लाइन खींच देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे फाइनल इक्वेशन। तो इस एग्जांपल में जो आपको मेन समझना है वो ये है कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसमें उस ट्रांजेक्शन में कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक एसेट दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल। तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम सेकेंड एग्जांपल में आते हैं जो कि इस तरीके से है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। नंबर 1, Ram started business with cash ₹1 lakh, stock ₹20,000, furniture ₹20,000. Second transaction, he sold goods costing ₹5,000 for ₹8,000 on cash. Number 3, he sold goods costing ₹10,000 for ₹15,000 on credit. तो इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से, सबसे पहले आपका इन द बुक्स ऑफ राम अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि नॉर्मली हमारे फॉर्मेट में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। सीरियल नंबर में नंबर 1 ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहली ट्रांजेक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh, स्टॉक ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। तो जो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि ऑनर अब खाली एक ही असेट्स नहीं ला रहा कैश, वो स्टॉक भी लेकर आ रहा है अपने साथ, वो फर्नीचर भी लेके आ रहा है, मतलब ये उसके पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं हमेशा से आपको समझाता आ रहा हूं कि जब भी ऑनर कोई भी एसेट्स बिजनेस में लेके आता है वो उसकी कैपिटल का पार्ट होती है। तो यहां पर वो 3 असेट्स ला रहा है, कैश, स्टॉक और फर्नीचर, तो ये तीनों ही टोटल बनकर उसकी कैपिटल बन जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि असेट्स के नीचे अब 3 कॉलम बनेंगे, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। अब कैश के नीचे आएगा प्लस 1 लाख, स्टॉक के नीचे आएगा प्लस 20,000, फर्नीचर के नीचे आएगा प्लस 20,000। टोटल मिलाकर ये 1,40,000 हो गया, तो ये उसकी कैपिटल भी बनेगी। तो इसलिए इज इक्वल टू लायबिलिटीज में तो 0 और कैपिटल में प्लस 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में
ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹8,000 ऑन कैश। तो देखिए आप यहाँ पे अब आपको पहले पॉइंट समझना है कि वो क्या कर रहा है, 5,000 के गुड्स थे जो उसका कॉस्ट प्राइस था, उसको वो 8,000 में 8,000 में बेच रहा है। तो 5,000 की चीज अगर वो 8,000 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 3,000 का। तो यहां पे अब आपको पहले समझना है कि जब गुड्स बेच रहा है तो 5,000 के गुड्स कम होंगे, लेकिन कैश आएगा 8,000। और क्योंकि बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट फाइनली किसको मिलता है, ऑनर को। तो ये प्रॉफिट ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, मतलब 3,000 का जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल में जुड़ेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट अब हम इस तरीके से करेंगे। पहले कैश में प्लस 8,000, दूसरा स्टॉक में से -5,000, जो कॉस्ट प्राइस है उसको आपको ध्यान रखना है, और 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ा जाएगा, इसलिए लायबिलिटीज में तो 0 और प्लस कैपिटल में जो है आपका 3,000। अब लाइन खींचकर हम टोटल करेंगे तो कैश का टोटल हो गया 1,08,000, स्टॉक का जो टोटल रह गया आपका 15,000, फर्नीचर स्टिल 20,000 का ही है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 और प्लस कैपिटल का जो टोटल हो जाएगा 1,43,000। अब हम तीसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन में जो आपको समझना है कि वो क्या कर रहा है, 10,000 के गुड्स हैं, उन्हें 15,000 में बेच रहे हैं क्रेडिट में। तो देखिए जब भी हम क्रेडिट में बेचेंगे, उधार में बेचेंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन या फर्म होगी जिसको हमने ये गुड्स बेचे हैं और उस पर्सन या फर्म से हमने पैसा लेना है। तो वो पर्सन या फर्म्स हमारी रिकॉर्ड में क्या कहलाते हैं, मतलब हम उनको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। अरे भैया डेटर्स। ध्यान रखिए। तो यहां पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि 10,000 के गुड्स 15,000 में बेच रहे हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे, और डेटर्स हमारी एसेट्स मानी जाती हैं क्योंकि डेटर्स से हमने पैसा लेना होता है। तो 10,000 के गुड्स अगर हम 15,000 में बेच रहे हैं तो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो फाइनली किसको मिलेगा, ऑनर को। तो इसकी ट्रीटमेंट अब हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000, असेट्स में ही एक कॉलम आपका और बन जाएगा डेटर्स का प्लस 15,000, लायबिलिटीज में 0, कैपिटल में 5,000 जोड़ देंगे। अब नीचे लाइन खींच के टोटल करेंगे तो कैश जो है उसका टोटल हमारा आएगा 1,08,000, स्टॉक हमारा रिड्यूस होके कितना रह जाएगा, प्लस 5,000, फर्नीचर अभी भी 20,000 का है, डेटर्स हमारे 15,000 से बनेंगे, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 और कैपिटल में 1,48,000। तो अब इसके नीचे डबल लाइन खींच के यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में जो मेन आपको समझना है वो ये है कि अगर असेट्स को बेचने पर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो है आपका कैपिटल में जुड़ता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। तो अगले एग्जाम्पल में अब हम आते हैं। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। नंबर 1, Ram started business with cash ₹1 lakh. Number 2, he purchased goods on credit ₹20,000. He paid to creditors ₹5,000. He paid to creditors ₹14,500 in full settlement of their dues. He introduced fresh capital ₹50,000. तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम फॉर्मेट की बात करेंगे तो फॉर्मेट में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। सीरियल नंबर में 1, ट्रांजेक्शंस में राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
₹1,00,000। तो ऐसे में आपका असेट्स में एक कॉलम बनेगा कैश का, कैश के नीचे लिखेंगे +1,00,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0, कैपिटल में +1,00,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो इस ट्रांजेक्शन में जो आपको समझना है कि हमने गुड्स खरीदे हैं वो भी क्रेडिट बेसिस पे। तो देखिए डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन या फर्म होगी जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। अब उस पर्सन या फर्म को हम अपने रिकॉर्ड्स में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे अब हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स बन जाएंगे। अब क्योंकि हमने उनसे गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो हमें उनको पेमेंट भी करनी है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपको अकाउंट्स में ऐसा लगे कि पैसा देना पड़ सकता है या देना बाकी है या देना पड़ेगा, वो हमेशा आपकी क्या होती हैं, लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज बनेंगे। तो ऐसे में अब हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। असेट्स में एक कॉलम बन जाएगा आपका प्लस स्टॉक, जिसमें +20,000 आएंगे, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखेंगे, एक कॉलम क्रेडिटर्स का बन जाएगा, उसमें +20,000 प्लस कैपिटल में 0। अब लाइन खींचेंगे तो टोटल जो हमारा रहेगा कैश 1,00,000 प्लस स्टॉक 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का टोटल रहेगा +20,000 प्लस कैपिटल 1,00,000। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ही पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,000। तो यहां पे अब आपको जो समझना है वो ये है कि हम यहां पर लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं। अब हम क्रेडिटर्स को 5,000 दे रहे हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, जब आप 5,000 देंगे तो ये आपके कर्जे को बढ़ाएगा या घटाएगा, डेफिनेटली घटाएगा। तो यहां पर हमारा कर्जा कम हो जाएगा जब हम पेमेंट करेंगे। तो एक तरीके से क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएंगे या लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी हमारी, कितने से, 5,000 से। तो यहां पर जो है सबसे पहले कैश में से हम माइनस करेंगे 5,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर में से माइनस करेंगे 5,000 प्लस कैपिटल में 0। लाइन खींचेंगे, कैश का बैलेंस अब हमारा रह गया 95,000 प्लस स्टॉक 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 15,000 प्लस कैपिटल 1,00,000। लेफ्ट हैंड साइड पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए ये जो अभी ट्रांजेक्शन हुई है, क्रेडिटर्स को हमने पे करा है तो कैश कम हो गया और क्रेडिटर्स कम हो गए। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं। ही पेड टू क्रेडिटर्स ₹14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो यहां पर जो अब आपको समझना है वो यहां पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से वर्डिंग्स मिलती हैं तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, मतलब हमने क्रेडिटर्स को टोटल अमाउंट ऑफ कितना देना था। तो यहां पर अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में ध्यान देंगे तो हमारा जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो है 15,000। हमें 15,000 रुपए देने थे, बट फाइनली क्रेडिटर्स ने क्या कहा कि भाई आप चलो हमें 14,500 दे दीजिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। मतलब जो भी उन्होंने लेना था उसके बदले में सिर्फ 14,500 लेने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर जो आप पॉइंट समझना है वो ये है कि जो 500 रुपए का डिफरेंस है, 500 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर्स से। तो कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर्स भी हमें डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कलेक्शन हो और उन्हें जो है पैसा मिल जाए। तो ऐसे में फिर वो हमें डिस्काउंट ऑफर भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब भी क्वेश्चन में आपको इन फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे डिस्काउंट का कंसेप्ट जरूर बनेगा। अब क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो हमें देना चाहिए था 15,000, बट हमने कितना पे करा, 14,500। तो 500 रुपए का या 500 का जो है वो हमें बेनिफिट हो गया डिस्काउंट की फॉर्म में। और ये जो बेनिफिट है ये ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा क्योंकि बेनिफिट ऑनर को ही मिलता है। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे।
तो कैश में -14,500 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 15,000, पूरे 15,000 माइनस करने हैं क्योंकि अब हमने उनको कुछ नहीं देना, ठीक है। तो पूरे 15,000 माइनस करेंगे, प्लस कैपिटल में हम जोड़ेंगे 500। तो अब एक लाइन ड्रॉ करके टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है 80,500 प्लस स्टॉक 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में अब 0 हो जाएगा क्योंकि अब कोई बैलेंस नहीं बचा। तो कैपिटल का जो टोटल है वो हो जाएगा 1,05,000। तो इसके लेफ्ट में अब आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ₹50,000। तो देखिए यहां पर उसने फ्रेश कैपिटल लगाई है, तो एक्चुअल में फ्रेश कैपिटल को हम क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में 50,000। तो यहां पर पहले तो कैश आएगा आपका, तो जो इफेक्ट है वो आपका कैश में जोड़ेंगे प्लस 50,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0, कैपिटल में प्लस 50,000। अब लाइन खींच के नीचे टोटल करेंगे तो कैश का टोटल 1,30,500 प्लस स्टॉक 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 प्लस कैपिटल का टोटल 1,50,500 बनेगा। अब डबल लाइन नीचे खींचेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर फाइनल इक्वेशन। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो सीखा वो क्या था कि हम सिंपल एक तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे थे 5,000, और एक ट्रांजेक्शन में ये कहा गया था कि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो मेन जो पॉइंट समझना है वो आपने यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट वर्ड के ऊपर समझना है कि जब भी इन फुल सेटलमेंट लिखा होता है क्वेश्चन में तो वहां पर डेफिनेटली डिस्काउंट का कंसेप्ट होता है, और क्योंकि हम पे कर रहे हैं और डिस्काउंट हमें मिलेगा तो ये हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।